अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैन हॉर्न की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। और उसमें जो है ये एनालिसिस का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए कि वो जो है किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है, ठीक है। क्योंकि हम जो है अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है हम स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो हमें इतना पर्पस पता नहीं होता। हम कहते हैं कि जो है हम किस लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, किस लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। बेसिकली नंबर से हमें जो है इतना एज इंफॉर्मेशन गेन नहीं होती, ठीक है। अगर हम उसकी कंपैरिजन वगैरह करते हैं तो इतना स्पेसिफिक हमें जो है मालूम नहीं होता कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, कंपनी जो है क्या बता रही है, उसके जो है बैलेंस शीट क्या बता रही है, उसके इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स क्या बता रहे हैं। तो उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। और उसकी एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशियोज का सहारा लेना पड़ता है, हमें कॉमन साइज एनालिसिस करनी पड़ती है, हमें इंडेक्स एनालिसिस करनी पड़ती है। तो डिफरेंट टूल्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए से हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं और हमें पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी की जो है लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं। तो आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे उसमें तीन मेजर चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है, आज के कंटेंट्स में। पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ठीक है, कौन सी टाइप्स हैं उसके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, कि हम जो है उसके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को देखेंगे कि हम जब एनालिसिस करेंगे तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। और लास्ट में जो है हम एक रेशो को भी स्टडी करेंगे, जो बैलेंस शीट रेशो है, जिसमें एक मेन रेशो हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशोज को। सो फर्स्ट हम कहते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हमने कहा कि हम जो है स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि स्टेटमेंट्स जो है क्या करने के लिए बनाते हैं, कंपनीज जो है अपने एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है, अपने बैलेंस शीट को बनाती है, इनकम स्टेटमेंट को बनाती है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाती है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स बनाती है उसके कुछ ना कुछ मकसद होते हैं, ठीक हो गया। मकासद हम जो है उसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं जो इन चीजों को देखते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास जो है आपके एक्सटर्नल यूजेस आ सकते हैं, इंटरनल यूजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो है एक्सटर्नल यूजेस का जिक्र करें तो आप कह सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो जो है हमें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, वो आपके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। और अगर हम जो है इंटरनल यूजेस की बात करें तो इंटरनल यूजेस से मुराद हमारा क्या है कि कंपनी अपनी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी तो एनालाइज करेगी कि वो कहाँ पे लाई कर रही है, उसको फ्यूचर में क्या करना है और अपना डायरेक्शन तय करना होता है। तो अगर हम जो है एग्जाम्पल देखें कि जो है एक्सटर्नल यूजेस में कौन कौन आ जाते हैं, तो पहली चीज हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था ट्रेड क्रेडिटर्स को, ठीक है, कि दोज आर द सप्लायर्स ओव्ड मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो वो किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है क्या, उनका फोकस क्या है कि फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, उनका कंसर्न जो है लिक्विडिटी के साथ है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि उनके क्लेम्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो उनके जब क्लेम्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो जो है वो इससे बेहतर जज हो सकते हैं कि वो कितने क्विकली आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो है जो हम कह सकते हैं कि जो रिसीवेबल्स वगैरह है वो कितने क्विकली जो है कैश में कन्वर्टेबल है। क्योंकि आपने क्या करना होता है, हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म जो हम फाइनेंसिंग करते हैं, या हमने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में जो है फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, फैक्टरिंग वगैरह पढ़ी थी, तो वो सारे के सारे क्या थे, इसी के मेन एम से जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक हो गया, कि आपकी जो है जितनी अच्छी लिक्विडिटी होगी, जितना क्विकली आप जो है अपने रिसीवेबल्स को कन्वर्ट कर सकोगे, आपके पास जो है कैश मौजूद होगा, कैश की सूरत में वो मौजूद होंगे और आप अपने जो है बिजनेस नीड्स को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। सेकंड, बॉन्ड होल्डर्स आ जाते हैं। बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स हमने कहा था कि वो जो है किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपके जो है कैश फ्लो एबिलिटी में होते हैं, ठीक हो गया, कि वो जो है हम उसको क्या करते हैं, उनको जो है लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स जब हम क्या करते हैं सेल आउट करते हैं, तो कंपनी जो है जो आपके बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट यही होता है कि कंपनीज उनको क्या करेगी, कैश फ्लोज देगी, ठीक है। और इसलिए कहता है कि फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म, और इसलिए उनका फोकस जो है लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पे होता है कि जब उनको हम जो है पेमेंट्स करेंगे, ठीक हो गया,
तो वो किस तरीके से आप उनको पे करोगे ओवर टाइम, क्या आप में जो है इतनी एबिलिटी है कि आप उसको पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो उसको इस चीज का इंटरेस्ट होता है। थर्ड, आपके शेयर होल्डर हो जाते हैं, ठीक है, जिसका कंपनी में डायरेक्टली इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसने कैपिटल पे किया हुआ है, तो उसका जो है फोकस किस चीज पे होगा, बेसिक फोकस उसका जो है किस चीज पे होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पे होगा। और इसलिए हमने कहा कि फोकस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म, ठीक है, क्योंकि उसने वहां से क्या करने हैं, वहां से जो है जो प्रॉफिट्स मिलेंगे तो उसको डिविडेंड्स रिसीव होंगे, जब उसको डिविडेंड्स मिलेंगे तो उसके जरिए से क्या होगा, उसकी जो है उसको अपना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सो वो इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि कंपनी उसको जो है क्या करती है कि डिविडेंड्स पे कर सकती है कि नहीं कर सकती, और इसके अलावा जो है वो इस चीज को देखती है कि वो जो है बैंकक्रप्ट तो नहीं हो रही। तो इसका इंटरेस्ट जो है इन दो चीजों में होता है कि लॉन्ग टर्म उसकी जो है फर्म की हेल्थ कैसे जा रही है और उसके जो है प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं, तो उसके साथ उसका मेजर कंसर्न होता है। जब हम जो है इंटरनल यूजेस का जिक्र करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कंपनी किस चीज में जो है फोकस करती है, प्लान्स के लिए, कि फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटीज, कि वो क्या करती है, अपने बैलेंस शीट को देखती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है देख एनालाइज करने की कोशिश करती है कि फर्म के पास जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसको वो अवेल कर सकता है, ठीक है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो देख सकता है कि वो खुद को अपने मार्केट में देख सकता है, अपने आप को एनालाइज कर सकता है कि करंटली वो कहाँ पे लाई कर रहा है। सेकंड चीज हमने कहा कि कंट्रोल, कि फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एसेट्स एंड एसेट एफिशिएंसी। ये हो गया कि आपका मेजर जो है दूसरा कंसर्न किस चीज पे हो जाता है, जो है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, कि उनका कंसर्न जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होता है, ठीक है, कि उसके जो है जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो जो एफिशिएंटली मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको जो है वहां से रिटर्न कितना मिल रहा है, क्या उनको जो है प्रॉपर रिटर्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और थर्ड, अंडरस्टैंड, कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स ऑफ फंड्स एनालाइज द फर्म, ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो है इस चीज को देखते हो कि आपके जो आउटसाइड सोर्सेज हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको जो है कैसे देखते हैं, ठीक है, वो आपके फर्म को जो है एनालाइज करते हैं और वो देखते हैं कि वो जो है आपको लोन दे कि नहीं दे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि आपने अपने जो है स्टेटमेंट्स को कैसे लेकर जाना होगा, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना होगा, ठीक है, कि जो है जब आप जो है लोन के लिए अप्लाई करो या जो है आप एक्सटर्नली जो है फंड जनरेट करने की कोशिश करते हो, तो आपने जो है क्या करना होगा, इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि आपने जो है बैलेंस रखा हो इन चीजों का। तो ये हमारे पास जो है मेजर एम्स थे या जो है पर्पसेस थे, जो हमने कहा कि आपकी जो है स्टेटमेंट के एनालिसिस को लोग यूज करते हैं और उससे बेनिफिट गेन करते हैं। सो मेन चीज आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है, कहता है, उससे पहले मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको कहा कि आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी जो है डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट हो गया तो वो क्या करती है, पोजीशन शो करती है, ठीक है। हम जो है जब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो वो आपको क्या करता है कि आपको जो है बताता है कि कंपनी की जो है रेवेन्यूज कैसे हैं, ठीक हो गया, एक्सपेंसेस कैसे जनरेट हो रही है, उनके जो है प्रॉफिट एंड लॉस को भी जो है डिस्कस करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है या लॉसेस में जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली क्या है, कहता है कि द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। कि आप क्या करते हो कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, ठीक हो गया, उससे आप किस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते हो कि उससे मीनिंगफुल जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग आए और आप उसके बेसिस पे क्या करो, प्रॉपर जो है डिसीजन मेकिंग करो। जैसे आपको मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी आप उसकी देख रहे होते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप कहते हो कि जी मुझे फर्म में जो है शेयर्स उसके खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो कि आप जो उसके प्रॉफिट्स को एनालाइज करोगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा वो जो है प्रॉफिट्स अर्न करेगी इट मींस कि वो जो है डिविडेंड भी पे करेगी। तो आप उसके जो है इन स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हो। जब जो है क्या करेगा कि एक बैंक उसको कंपनी को लोन देगा, तो वो क्या करेगा, उसकी जो है देखेगा कि कंपनी के पास कैपेसिटी है कि नहीं है, वो रीपे कर सकती है कि नहीं कर सकती अपने लॉस को। तो हर बंदा क्या करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और उसकी इंटरप्रिटेशंस करता है ताकि वो जो है बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। हमारे पास जो है दो मेजर टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस में, ठीक हो गया, अपने स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कि हम जो है जो रेशियोज जब बनाते हैं तो उसमें जो है हम दो मेजर रेशियोज को जो डिस्कस करेंगे। एक उसके साथ जो है बैलेंस शीट की रेशियोज होंगी, दूसरा इनकम स्टेटमेंट होगा, और थर्ड हम इसका जो है कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहली चीज बैलेंस शीट क्या होती है, वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि बैलेंस शीट क्या होती है, कि समरी ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट दैट शोज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी।
कि ये क्या करती है, आपके कंपनीज के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, कि एसेट्स के मुकाबले में आप देखते हो टोटल लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को, कि आपने जितने भी करंट एसेट्स हैं, आपके जो फिक्स्ड एसेट हैं, उसको किस चीज पे परचेज किया, लायबिलिटीज के जरिए से किया हुआ है या ओनर्स इक्विटी के जरिए से किया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट क्या है? A summary of firm's revenues and expenses over a specified period, ending with net income or loss for the period. जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है, तो आपकी जो है इनकम और लॉस की सिचुएशन आपको बताती है कि कंपनी ने जो है कितने रेवेन्यूज जनरेट किए थे और कितने एक्सपेंसेस किए थे। अगर उसके एक्सपेंसेस कम होंगे और रेवेन्यू ज्यादा होगी, तो इट मींस कंपनी जो है प्रॉफिट्स कर रही है, या उसकी इनकम ज्यादा जनरेट कर रही है, नेट इनकम ज्यादा है। और अगर कंपनी के जो है एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यूज कम है, तो इट मींस कि वो जो है लॉस करेगी, क्योंकि उसके सारे के सारे जो है खर्चे बहुत ज्यादा हैं जो रेवेन्यूज को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सो ये हमारे पास उसका सैंपल है, जिसके साथ आपको जो है उसके मेन पर्पसेस भी बताए गए हैं। ठीक हो गया, वन बाय वन। अगर हम देखें तो ए यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कहता है कि ए आपको क्या बता रहा है कि हाउ द फर्म स्टैंड ऑन द स्पेसिफिक डे। ठीक है, कि हमने कहा हुआ है कि बास्केट वेंडर्स शीट जो है थाउजेंड्स में दिसंबर 31 2007 को बनाई गई है। ठीक है, तो डेट बता रही है आपको कि कौन सी डेट पे ये स्पेसिफिकली बनाई गई है और कौन सी डेट पे हम जो है फर्म की पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं। सेकंड चीज हमारे पास आ जाता है बी। बी टोटल एसेट्स है, कहता है कि व्हाट बास्केट वेंडर्स ओन्ड। ठीक है, कि बास्केट वेंडर के पास ऑन द स्पॉट कितने जो है एसेट्स मौजूद हैं और किस सूरत में मौजूद हैं, तो ये उसका टोटल बताता है। सी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अकाउंट रिसीवर्स। कहता है कि अमाउंट्स ओड बाय कस्टमर्स। ठीक है, कि आपने जो है कस्टमर से कितने पैसे रिसीव करने हैं, आपने उनको जो है, या आपके कितने मकरूज हैं, उनके जो है आपको अमाउंट बताता है। डी आपके पास जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहता है कि फ्यूचर एक्सपेंस आइटम्स ऑलरेडी पेड, नाम से ही श्योर है प्रीपेड। ठीक है, क्या कि आपने एडवांस में पेमेंट्स की हुई है, तो ये आपको बताता है कि कंपनी ने जो है एडवांस में कितनी पेमेंट्स की हुई है एक्सपेंसेस के लिए। नंबर ई। नंबर ई आपको क्या बताता है? करंट एसेट्स कहता है कि कैश लाइकली कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 1 ईयर, कि आपके जो है जो एसेट्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर क्विकली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है हमारे पास, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, आपके करंट एसेट्स को शो कर रहा है कि कौन सी चीजें जो है क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकती है 1 साल के अंदर, हम यहाँ पे उनको ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये दो जो आपके पास आइटम्स बच चुके हैं, ये क्या शो करते हैं, आपके नेट फिक्स एसेट को शो करते हैं कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स क्या है जो मूवेबल नहीं है। ठीक है, सो कहता है कि नंबर एफ, हमने कहा कि एफ आपके पास है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कहता है कि ओरिजिनल अमाउंट पेड, कि कितने अमाउंट आपने पे की हुई है उसके लिए एसेट्स को परचेज करने के लिए। जी आपके पास शो कर रहा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन फॉर वेयर एंड टियर, कि आपके पास डेप्रिसिएशन क्या है, कि आप जो है क्या करते हो, जब एसेट्स को यूज करते हो तो उसमें वेयर एंड टियर हो जाता है, वो जो है यूज हो रहा होता है, तो उसमें वेयर एंड टियर आ रहा होता है, तो हम वेयर टियर को जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड को। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है कुछ आइटम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया फ्रॉम द एसेट साइड। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो है लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड क्या शो करती है। तो जब हम लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड को देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए और बी पोजीशंस यहाँ पे शो की हुई है, जो कहता है कि टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। सो कहता है कि नोट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो हमारे पास ये जो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि आपके जो एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के। अगर ये दोनों जो है इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मींस कि कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, या जो है आपने एसेट्स को ज्यादा वैल्यू कर दिया है, या आपने जो है कोई अकाउंटिंग मिस्टेक कर दिया, तो आपको फिर इसको एनालाइज करना पड़ता है। इन दोनों का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बी जो हमने कहा, तो वो कहता है कि व्हाट बास्केट वेंडर्स ओड एंड ओनरशिप पोजीशन। ठीक हो गया, कि उसको जो है बास्केट वेंडर्स क्या ओड करता है और उसकी ओनरशिप पोजीशन को शो करता है इक्विटी की, कि उसने जो है कितने खुद पैसे पुट किए हुए हैं अपनी जेब से। इसके बाद कहता है कि सी हमारे पास जो है अकाउंट्स पेबल आ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स पेबल आपके पास क्या शो करता है, ओड टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप जो है मकरूज हो किसके लिए, कि आपने सप्लायर्स को पे करना है, क्योंकि नेम से शो हो रहा है अकाउंट्स पेबल, कि आपने उनको पे करना होगा। उसके बाद आ जाता है डी, एक्रूड टैक्सेस। एक्रूड टैक्सेस से मुराद अनपेड वेजेस, सैलरीज एटसेट्रा। ठीक हो गया, कि आपके पास जो है क्या है, अदर में भी हमने जो इसको यूज किया हुआ है कि जी
अदर एक्रूड लाइबिलिटीज आपके पास कौन सी हैं कि आपने जो है वो टैक्सेस जो अभी तक पे नहीं किए हुए, ठीक है, कि आपने जो है वो चीज यूज कर ली है, आपने वो सर्विसेज गेन कर ली, लेकिन उसके टैक्सेस नहीं दिए, या आपने जो है वेजेस नहीं दिए थे, या आपने जो है सैलरीज पे नहीं की, क्योंकि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में सारी की सारी चीजें डिस्कस की हुई है कि अनपेड वेजेस और जो है सैलरीज हमारे पास क्या होती है, एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे आ जाते हैं, या एक्रूड लाइबिलिटीज आ जाती हैं कि हमने जो है उनको पे करना होगा, हमने उनकी सर्विसेज अवेल कर ली है। ये आपके पास क्या शो करता है, करंट लाइबिलिटीज, ठीक हो गया, करंट लाइबिलिटीज कंपनी के पास कितनी है, तो बेसिकली ये चीजें क्या शो करती है, करंट लाइबिलिटीज को शो करती है कि आपके पास क्या है, डेट्स पेबल लेस देन 1 ईयर, कि आपने जो है जो कर्जे पे करने होंगे वो 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए। एफ आपके पास जो है लॉन्ग टर्म डेट को शो करता है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए कितने डेट्स लिए हैं, तो ये आपके पास जो है शो करता है कि डेट्स पेबल मोर देन 1 ईयर, कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए आपने जो कर्जा लिया होता है बैंक वगैरह से, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। जी हमारे पास जो है दो चीजें आ गई, ठीक है, एक कैपिटल जो है कॉमन स्टॉक्स आ गए, ठीक है, एक आपके पास पेड इन कैपिटल आ गया, जो क्या शो करता है, कहता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो है कितना इन्वेस्टमेंट पुट की हुई है अपने बिजनेस में। एच आपके पास आ जाती है रिटेन अर्निंग्स, ठीक हो गया, कि अर्निंग्स रिटेन या अर्निंग्स री इन्वेस्टेड, कि कंपनी ने कितने पैसे जो है जो नेट इनकम जनरेट किया था उसमें कौन सा पोर्शन जो है प्रॉफिट्स उसने डिविडेंड में की सूरत में दे दिया, और कितना जो है उसने अपने पास रिटेन किया हुआ है कि दोबारा उसको इन्वेस्ट कर सके। तो ये बेसिक जो है हमारे पास बैलेंस शीट का जो है सैंपल था, जिसमें हमने जो है एक एक कंटेंट को डिस्कस किया। सेकंड हमारे पास आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम देखें तो उसकी सेम जो है इस तरीके से हम उसको बनाते हैं, ठीक हो गया। सो सेम हमारे पास जो है यहाँ पे डेट दी गई है, कहता है कि जी बास्केट वेंडर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स इन थाउजेंड फॉर द ईयर एंडिंग December 31st, ठीक है, ये December 31st को ये बनाया गया है। तो एक क्या शो कर रहा है कि मेयर्स प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ टाइम पीरियड, कि आपके जो है 31 दिसंबर 2007 को स्टेटमेंट जब बनाया गया था तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जा रहा है। सेकंड हमारे पास बी आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कहता है कि रिसीव्ड और रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, कि आपके पास क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि आपका कितना खर्चा उस पे आया एक चीज को बनाने पे, ठीक है, जब आप जो है एक प्रोडक्ट को बनाते हो तो उस पे आपका कितना खर्चा आएगा, ठीक हो गया। तो आप वो क्या करते हो, रिसीव करते हो कहाँ से, कस्टमर से। क्यों कस्टमर से रिसीव करते हो, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो। सी हमारे पास है एस जी एंड ए गुड्स एक्सपेंसेस, ठीक हो गया, कि हमारे पास क्या शो करता है, सेल्स, ठीक हो गया, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिसर सैलरीज एक्सेट्रा। आपके पास जो है सेल्स कमीशन आ सकता है, ठीक हो गया, आपके पास जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की या एडवर्टाइजमेंट की सैलरीज आ सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो आप उसको क्या करते हो, चाहे जनरल या जो है एक्सपेंसेस वगैरह को नोटिस करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं हम उसको जो है यहाँ पे पुट करते हैं। डी हमारे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, कि आपने जो है अभी तक जितना जो है रेवेन्यू जनरेट की थी उसमें से आपने एक्सपेंसेस को निकाल दिया, तो आपके पास क्या बची है कि अर्निंग्स कितनी हुई है आपकी, अभी तक आपने जो है इंटरेस्ट और टैक्सेस पे नहीं किया। उसके बाद हम कहते हैं कि ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्सेस, कि जब आपने जो है ई में हमने देखा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर दिया, कि कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स, कि आपने जितने जो है कर्जे लिए थे उसका आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इंटरेस्ट जितना पे किया था उसके बाद जो पैसे बचे आप क्या करते हो, अपने इनकम में से ही तो पे करते हो, तो अब आप क्या करोगे, अपने इनकम में से जो है आपने इंटरेस्ट को भी निकाल दिया। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे कि टैक्सेस को निकाल देंगे। जब हम जो है टैक्सेस को निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, कि आपके पास जो है कितना आपने जो है अमाउंट अर्न किए हुए शेयर होल्डर ने जब आप उसमें से टैक्सेस निकाले थे, और अगर आपने जो है कोई कैश डिविडेंड वो किया हुआ है, इनकम किया हुआ है, तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा कि आप उसको जो है हटा दोगे। अगर आपने जो है कैश डिविडेंड्स पे किए हुए हैं तो वो आप इसे हटा दोगे और आपके पास आ जाएगा कि जो है इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, ठीक है, कि आपने जो है या रेवेन्यू अर्न किया, आपने जितना रेवेन्यू जो है अर्न किया हुआ था वो आपके पास कितना रह चुका है, हम इस चीज को शो करते हैं, इसको हम जो है नेट इनकम भी कंसिडर करते हैं। हम जो है क्या करते हैं, स्टेटमेंट की एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ये सारे के सारे जो है स्टेप वाइज प्रोसीजर चलता है। हमने जो है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट को देख लिया। अब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किस तरीके से इसकी एनालिसिस हम करते हैं। तो कहते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। These statements do several things, ठीक हो गया, जो हमने प्रीवियसली दो स्टेटमेंट देखी वो कुछ जो है पर्पसेस परफॉर्म करती हैं, ठीक हो गया। पहली चीज क्या है कि फर्स्ट द बैलेंस शीट समराइजेस द एसेट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट अ मोमेंट इन टाइम, यूजुअली एट द एंड ऑफ अ ईयर और अ क्वार्टर। जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि आप जो है क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो तो आपके पास क्या कर दिया, कंपनी की जो है पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है कि कितने उसके पास एसेट्स मौजूद हैं, कितने उसने लायबिलिटीज इनकर की हुई हैं,
कितना जो है ओनर्स इक्विटी है उस बिजनेस में। सेकंड, हमने जो है इनकम स्टेटमेंट को देखा तो कहते हैं कि नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट समराइजेस द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगेन यूजुअली अ ईयर और अ क्वार्टर। ठीक है कि हमने जो है प्रीवियसली अभी देखा कि इनकम स्टेटमेंट जब हमने बनाई हुई थी तो उसने क्या शो किया आपको, रेवेन्यूज अर्न शो किए कि आप जो है उसकी समरी देखते हो कि कंपनी के कितने रेवेन्यूज थे, उसमें से जब आप एक्सपेंसेस निकाल लेते हो तो आप देखते हो कि कंपनी ने जो है क्वार्टर वाइज या जो है ईयरली कितना अर्न किया था, कितना प्रॉफिट गेन किया या जो है वो लॉस में जा रही है। फर्दर कहता है, though the balance sheet represents a snapshot of financial position at a moment in time, the income statement depicts a summary of the firm's profitability over time। ठीक है कि जैसे हमने कहा कि बैलेंस शीट जहां पे आपको जो है फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, वहां पे इनकम स्टेटमेंट क्या कर रही है, आपको फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है ड्यूरिंग टाइम। ठीक हो गया कि आप जब उसको एनालाइज करें तो आप देख रहे हो कि कंपनी जो है प्रॉफिट्स अर्न कर रही है कि नहीं अर्न कर रही है। So from these two statements, plus in some cases a little additional information, certain derivative statements can be produced, such as statement of retained earning and sources and uses of fund statement and cash flow statements। कि इन स्टेटमेंट की जो है हेल्प से हम क्या करते हैं कि थोड़े से मजीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम उसमें पुट कर लेते हैं तो क्या, तो हम क्या करते हैं मजीद डिटेल में जाने के लिए जो है रिटेन अर्निंग्स बनाते हैं, हम उसको जो है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट बनाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमें क्या करती है कंपनीज के कैश के बारे में बताती है कि कितना फ्लो जो है कैश का हुआ, कितना जो है कैश कंपनी ने अर्न किया, कितना जो है उसने स्पेंड किया। तो हम उसकी जो है अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यूजेस और जो है सोर्सेज फंड में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने जो है फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज किया है, कहाँ से हमने जो है फंड्स को जनरेट किया था, हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है परफॉर्म हुआ था। इसके बाद हम कहते हैं कि जो है जब हम जो है स्टेटमेंट्स का जिक्र करते हैं, ठीक हो गया कि आपके पास जो है एनालिसिस जब कंपनी परफॉर्म करती है तो वो डिफरेंट अप्रोचेस परफॉर्म करती है, ठीक हो गया, और वो जो है अपने प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करती है कि कैसे जो है वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हुए, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए, तो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए वो इस चीज़ को देखती है। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए जो है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कि आपने जो है 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं जब आप क्या करते हो कि जो है एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हो। आप जो है क्या कर रहे होते हो कि कंपनी को देखते हो कि कंपनी जो है फर्म को जो है किस तरीके से उसकी नीड्स हैं, क्या रिसोर्सेज उसको चाहिए, कितना उसको फंडिंग चाहिए, तो उसके हम अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं उसके लिए डिफरेंट टूल्स को जो है प्रिपेयर करते हैं। तो जिसमें अगर हम देखें तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ द फंड्स नीड्स ऑफ द फर्म। कि सबसे पहले आप किस चीज को देखोगे, आप देखोगे कि कंपनी की जो है फर्म जो है नीड्स क्या है, ठीक है, कि उसके जो है फर्म्स कैसे चाहिए। पहली चीज हमने कहा था कि ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट्स के हाउ मच फंडिंग विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, कि कंपनी को जो है फ्यूचर में कितने फंड्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम उसका फ्यूचर एस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में कितने फंड्स चाहिए होंगे। ठीक है, वो किस तरीके से अपने फंड्स की नीड्स को पूरी करेगी, उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो देखेगा। सेकंड, हमने कहा कि इज देयर अ सीजनल कंपोनेंट, क्या इसमें जो है कोई सीजनल कंपोनेंट है। सीजनल हमने जो है प्रीवियसली चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि आपके जो है सीजनल बिजनेसेस होते हैं तो उनकी नीड्स भी जो है अकॉर्डिंग टू सीजनल चल रही है। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, जब हम जो है इन दो चीजों को देखेंगे कि फंड्स की जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्यूचर की, और क्या उसमें कोई जो है सीजनल कंपोनेंट है कि नहीं, अगर है तो किस तरीके से हम इन चीजों को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, 3 मेजर टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होगा सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट, दूसरा हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना सकते हैं, और तीसरा हम क्या करेंगे उसके लिए कैश बजटिंग करेंगे, कि उसके लिए जो है हम एलोकेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम फंड्स जो है किस तरीके से यूज करेंगे और कौन से हमारे पास जो है सोर्सेज मौजूद हैं फंड्स के, जिसको हमने क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, कि हमें क्या करना होगा, दूसरे काम जो है हमें एनालिसिस कर रहे होंगे अपने कंपनी के या फर्म के, ठीक हो गया, कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन क्या है, ठीक है, कि कंपनी की जो है हेल्थ कैसी है। ठीक है, हेल्थ से मुराद हमारा क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की जो है नीड्स प्रॉपरली फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमें इस चीज को एनालाइज करना होगा। हम देखेंगे कि कंपनी को जो है किसी किस्म के रिस्क तो बियर नहीं करने पड़ रहे। ठीक है, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल जा रही है कि नहीं जा रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स को जो है इंडिविजुअली भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवर द टाइम भी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और इन कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम जो है देख सकते हैं कि कंपनी की जो है अपनी स्टेज जो है ऑन द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि आज उसकी क्या सिचुएशन जा रही है, ये आज जो है जो सिचुएशन थी एक हफ्ते के बाद उसकी क्या सिचुएशन जा रही है, हम उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम इसको देख सकते हैं कम्बिनेशन में कि हम डिफरेंट रेशियोज को एक टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके एनालिसिस कर सकते हैं।
और फिर हम जो है इसकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जी इस कंपनी की जो है सिचुएशन कैसे जा रही है, इस कंपनी की सिचुएशन क्या जा रही है, इंडस्ट्री के साथ इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जी इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या जा रही है, हम बेहतर जा रहे हैं या इंडस्ट्री से बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है वो है कि एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। ठीक है कि बिजनेस रिस्क क्या है, कहते हैं कि बिजनेस रिस्क रिलेट टू द रिस्क इनहेरेंट इन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, कि आपकी जो है क्या है कि वो बिजनेस रिस्क आपके पास जो है बेसिकली जो आपके जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो उसमें जो है ऑलरेडी उसके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है कि वो जो है आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप कोशिश करते हो कि वो रिस्क जो है रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और आप उसके लिए कोशिश करते हो तो हमें क्या करना होगा, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस करनी होगी। जैसे हम उसके देखेंगे कि वॉलेटिलिटी इन सेल्स, कि उसकी जो है सेल्स वॉलेटाइल तो नहीं है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, या जो है स्मूथली रन कर रही है। क्योंकि अगर आपकी जो है इस तरीके से सेल्स चल रही हो कि कभी ज्यादा हो रही हो कभी कम हो रही हो, तो आपकी जो है सिंपली क्या शो हो रहा होता है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आपके जो है वॉलेटाइल है, वो स्टेबल आपके पास जो है कैश फ्लोज नहीं आ रहे। वॉलेटिलिटी एंड कॉस्ट, ठीक है कि कभी आपकी कॉस्ट बढ़ रही है कभी रिड्यूस हो रही है, आप इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो। और थर्ड आप क्या करते हो, प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है कि आप उसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट देखते हो कि कहाँ पे आपकी जो है मेजर हम कह देते हैं कि जी आपकी जो है कॉस्ट बराबर हो सकती है। ठीक हो गया कि जहाँ पे आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पुट की थी और आपकी जो है जो रिटर्न्स थे वो दोनों बराबर हो जाए। कि यहाँ पे जो है लेट से आपने एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाया हुआ था और आप क्या कर रहे थे कि उसको 10 रुपए का बेचते हो, तो इट मीन के ब्रेक इवन है। ठीक है कि आपने जितने का बनाया था उतने का ही सेल आउट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा सेल आउट करोगे तो इट मीन कि आप 1 यूनिट जितना जो है या 2 यूनिट जो है या 1 रुपी या 2 रुपए जितनी जो है अपने मेन पॉइंट से ऊपर सेल आउट करोगे, वो आपके लिए क्या शो करेगा, आपके प्रॉफिट्स को शो कर रहा है। तो कंपनी की हमने जो है ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट देखनी होती है कि कंपनी जो है किस तरीके से ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो टच कर सकता है या उसके परफॉर्म कर सकता है और कैसे ब्रेक इवन पॉइंट को वो अचीव करेगा। और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि ये चीज हमें कहाँ पे लीड करती है, जब हम क्या कर लेते हैं एनालिसिस कर लेते हैं फंड्स के, क्या हो गया नीड्स ऑफ द फर्म, उसके अलावा जो है उसके फाइनेंशियल जो है कंडीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को देख लेते हैं और एनालिसिस ऑफ बिजनेस के हम कर लेते हैं। तो वो हमें हेल्प आउट करती है किस चीज में, कि जो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म, कि इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी को जो है कितने फर्म जो है नीड्स है फाइनेंसिंग की। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि मैनेजर must consider all three jointly when determining the financing needs of the firm, कि जब भी वो जो है फाइनेंसिंग नीड्स को एनालाइज करने की कोशिश करेगी तो एज ए मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर आपको जो है इन तीनों चीजों को कंसिडर करना होगा। आपने जो है फंड्स नीड की एनालिसिस करनी होगी, आपने फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस करेंगे और बिजनेस रिस्क को भी देखना होगा, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कंपनी को जो है कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स की जरूरत है, किस तरीके से उसने इस चीज को मैनेज करना है। लेकिन जब आप ये चीज परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आ जाता है कि निगोशिएशन विद सप्लायर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है कि आपके जो सप्लायर्स होते हैं जो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जरूरी तो नहीं है कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करें, उनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको जो है 50 लाख लोन चाहिए तो आपको जो है वो उसी टाइम पे 50 लाख लोन दे देते हैं। उसके जो है अपने कुछ जो है फाइनेंसिंग के टर्म्स होते हैं, कुछ जो है वो अपने फंड जो है डिटरमाइन करती है कि वो आपको कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके साथ जो है निगोशिएशन करनी होगी। आपने कोशिश करनी होगी कि आपके जितने जो है फंड्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाए, उसकी जो है कॉस्ट को आपने एनालाइज करना होगा। ठीक है, और फिर इन चीजों को बैलेंस करना होगा। तो तभी जाके आप क्या कर सकते हो कि कंपनी की जो है जब आप जिक्र करते हो कि हमें जो है फंड्स वगैरह चाहिए, कंपनी जो है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर जब आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और आप जो है क्या करोगे, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। और इसलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, कि हम इसके लिए क्या करेंगे कि फिर जो है जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जब हम इन स्टेजेस को परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है, फाइनेंशियल रेशियोज का आ जाता है। कि हम जो है इसके लिए क्या करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज को परफॉर्म करेंगे जो हमें बताएगी कि जी आपकी जो है प्रॉफिट्स कितने जा रहे हैं, आपकी जो है लिक्विड सिचुएशन कैसे जा रही है, आपकी जो है कवरेज रेशियोज क्या शो कर रही है, आपकी एक्टिविटीज रेशियोज क्या शो कर रही है। इसी के बेसिस पे आप क्या करते हो कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप जो है अपने जो है सप्लायर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो, और वो भी आपके जो है इन सिचुएशंस को देख के क्या करती है, डिसाइड करती है कि आपको जो है फंड्स दे कि ना दे, कितने अमाउंट पे दे, कितने कॉस्ट ऑफ जो है बोरोइंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। सो हम क्या करते हैं कि जी फाइनेंशियल रेशियोज का हमने जैसे जिक्र किया, तो फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली क्या होती है, हम कहते हैं कि आप क्या करते हो कि जी फाइनेंशियल रेशियोज इज एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर्स एंड
is obtained by dividing one number by other। कि आप क्या करते हो, फाइनेंशियल रेशियोज आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली दो अकाउंटिंग नंबर्स को देखती है। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि आप एक तरफ जो है एसेट्स को देखते हो, दूसरी तरफ जो है डेट को देखते हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो का हम जिक्र करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है कि आप देखते हो कि जी कंपनी ने जो है डेट कितना इनकर किया हुआ है, कितना जो है लाइव उससे जो है ओनर्स इक्विटी है, तो आप जो है क्या करते हो कि डेट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी करते हो, तो जिसको हम डेट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी में कितने परसेंट जो है उस बंदे ने अपने पैसे लगाए हुए हैं, कितना जो है उसने लोन लिया हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप क्या करते हो कि दो अकाउंटिंग नंबर्स को एक दूसरे पे डिवाइड करते हो, जो आपको क्या कर देती है, बताती हैं कि जी का जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन, जिस चीज को आप जो एनालाइज करने की कोशिश करते हो, वो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज शो हो रही है, क्या चीज जो है नहीं शो हो रही, कंपनी जो है कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म नहीं कर रही। सो कहता है कि जी हम इसके लिए जो है दो टाइप्स किस्म की जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाता है इंटरनल कंपैरिजन, कि आप जो है रेशियोज को यूज करते हो इंटरनल कंपैरिजन के लिए। आप जो है अपनी कंपनी की जो है पोजीशन को देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप देखते हो कि जी हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, प्रीवियसली कैसे परफॉर्म करी थी, अब हमारी सिचुएशन बेहतर हुई है कि नहीं हुई। लेट्स से लास्ट ईयर जो हमने जो है 5% प्रॉफिट्स गेन किए थे, इस साल हमने 6% गेन किया या जो है 4% गेन किए। आपको पता चल जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ठीक हो गया, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन प्रीवियसली कैसे थी, अब कैसे हो गई है। अब हम जैसे कहा कि हमारे पास ये रेशियोज किस चीज के हेल्प आउट करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग कभी पॉसिबल हो सकती है जब हम क्या करेंगे, इन चीजों को एनालाइज करेंगे, जब हम इसके जो है इंटरनल कंपैरिजन करेंगे अपने पास्ट के साथ कि जी हमारे जो प्रीवियसली कैसी सिचुएशन चल रही थी, हमारे एसेट्स कैसे जा रहे थे। इन चीजों को हम क्या करते हैं इंटरनल कंपैरिजन के लिए ओवर द टाइम यूज करते हैं। क्योंकि अगर जो है हम फिगर्स को लेंगे तो वो जो है इतना ज्यादा प्रॉफिट शो नहीं करता। लेट्स से अगर हम कह देते हैं कि एक कंपनी ने जो है 1 मिलियन जो है प्रॉफिट्स गेन किए, तो हम कहते हैं कि जी ये तो बहुत ज्यादा उसने गेन किया हुआ है। लेकिन अगर हम उसको क्या कहते हैं कि पूरी सिचुएशन को देखते हैं कि कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन की थी और उसने क्या किया था कि 100 जो है या 1 मिलियन उसने सिर्फ प्रॉफिट गेन किया, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कहीं आपके पास जो 0.005 जो है आ जाता है कि जी इतने जो है उसने अमाउंट अर्न की हुई है। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ कि बहुत ही कम है। और जिसको हम जैसे सिंपल इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि each dollar of asset invested in the firm earned a 1/2% रिटर्न। ठीक हो गया कि 1/2% सिर्फ आपने जो उससे रिटर्न गेन किया। तो जब हमने उसके एनालिसिस की रेशियोज के जरिए से परसेंटेज में उसको चीज देखा, तो हमें जो है बेटर सिचुएशन पता चली, बजाय इसके कि हम जब उसको एनालाइज करें तो हमने कहा कि 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको जो है क्या करते हो कि एनालाइज करने की कोशिश करते हो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ। प्रीवियस जब आपने स्टेटमेंट्स देखी होती हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर से हम कैसे जा रहे हैं और रिसेंट हम कैसे बेहतर हुए कि नहीं हुए। और सेकंड हमने कहा कि हम जो एक्सटर्नल कंपैरिजन करते हैं। ठीक हो गया, हम जो है क्या करते हैं उसको इंडस्ट्री के साथ देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा कि आप जो है कहते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ वन फर्म विद दोस ऑफ सिमिलर फर्म्स और विद द इंडस्ट्री एवरेज। कि आप क्या करते हो कि अपने इंडस्ट्री में अपने फर्म को देखते हो कि किस तरीके से जो है बाकी जो आपके सेम नेचर के बिजनेसेस हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का जो अपना मेन एवरेज चल रहा है कि ऑन एवरेज जो है इंडस्ट्री इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में किस तरीके से कंपनी जो है परफॉर्मेंस शो कर रही है। तो आप उसके साथ कंपैरिजन जब करते हो तो आपको एक बेटर इमेज मिल जाती है कि जी हमारे जो है ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्मेंस जा रही है। अगर हमारे जो है हमें नजर आ रहा है कि हमें जो है इस साल बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म किए हुए प्रीवियसली से, लेकिन वो अगर जो इंडस्ट्री से ही आपके साथ सिमिलर फर्म से कम जा रही है, तो फिर आप जो है अपने आप को ये नहीं कह सकते कि यार हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, बल्कि आपके जो है ओवरऑल एनालिसिस भी करनी होगी। और इसलिए कहता है कि सिमिलैरिटी इज इंपॉर्टेंट एज वन शुड कंपेयर एप्पल्स विद द एप्पल्स। के आप जो है एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं करोगे, कि आप जो है क्या करोगे जो है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है आप फर्नीचर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दो। अब दोनों के सेक्टर्स अलग है, दोनों के नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, दोनों की जो है सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो आप जो है कंपैरिजन जब करोगे तो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जब कर रहे हो तो टोयोटा की कंपैरिजन आप होंडा के साथ करोगे। ठीक है, होंडा का जो है आप अगर कंपैरिजन करोगे तो सुजुकी के साथ, इस तरीके से अपने ही सेम फर्म्स के साथ आप उसकी एनालिसिस करोगे। और आपको जो है इसके इंडस्ट्री रेशियोज वगैरह कौन प्रोवाइड करता है, आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड करती है, डॉन एंड ब्रेड जो है वो रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एलिमिनेक ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक हो गया, ये भी आपको जो है क्या करती है कंपनीज के बारे में बताती है। ये जो है आपके पास फॉरेन में जो है एसोसिएशंस बनाई गई हैं जो आपको क्या करते हैं इंडस्ट्री एवरेजेस वगैरह बताती हैं कि किस तरीके से जो है कौन से रेट जो है प्रिवेल हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है जब हम इंडस्ट्री एवरेज का जिक्र करते हैं तो हम इनको जो है एज ए टारगेट या गोल नहीं रखते, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है एक ये जो है स्टैंडर्ड बताया गया है, हम इतना तो कम से कम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करें, और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इससे ज्यादा बेहतर करें।
और जब हम जो है इंडस्ट्री के, मैंने आपको कहा, तो उसके जो है इंडस्ट्री एवरेजेस भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कि एक इंडस्ट्री में आपके पास जो रेशो कम आ रही होगी, दूसरे में ज्यादा होगी। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसके कंपैरिजन कर रहे हो तो आप सेम इंडस्ट्री के साथ करो, सेम फर्म के साथ उसको जो है कंपैरिजन करो, तभी आपको एक बेटर इमेज मिल सकता है। अगर आप जो है उसके एवरेजेस को दूसरे इंडस्ट्री के एवरेज उठा के उसका कंपैरिजन करोगे तो फिर कभी भी आपको जो है प्रॉपर जो है एनालिसिस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी गेन नहीं कर सकोगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिक आइडिया था, जो हमने सारा का सारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया। अब जो है हम क्या करते हैं, अपनी पहली रेशो को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास कहलाती है लिक्विडिटी रेशोस। इसको जो है हम बैलेंस शीट रेशोस भी कहते हैं। बैलेंस शीट रेशोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रही है कि बैलेंस शीट के आइटम्स को इस्तेमाल कर रही है। तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है टू अकाउंटिंग जो है वहां से एक जो है स्टेटमेंट से उठा के हम जो है क्या करते हैं, नंबर्स को जो है एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि बैलेंस शीट में से ही दोनों नंबर्स को उठा रहा है और उसको क्या कर रहा है, वो एक दूसरे पे डिवाइड कर रहा है। सो लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली क्या शो करती हैं? कहता है कि it shows a firm's ability to cover its current liabilities with its current assets। ये शो करती है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, कंपनी अपने जो है जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो अपने करंट एसेट से कैसे फुलफिल करती है। क्योंकि हमें, अगर आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स के डिस्कशन याद हो, तो हमने क्या कहा था कि बेटर सिचुएशन कौन सी होती है? सबसे बेटर सिचुएशन आपके पास वो होती है जब कंपनीज क्या करे कि अपने ही नेचर के जो है जो लोन्स ले रही है उसको जो है क्या करे, उसी नेचर के एसेट्स के साथ जो है वो इक्वलाइज करने की कोशिश करे। तो वो एक बेटर इमेज देती है कि अगर आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, ठीक है, और आपने उसके लिए जो है बैंक से लोन ले लिया 2 साल के लिए, ठीक है, और आपको पैसे 6 महीनों के लिए चाहिए थे, तो अब आपको जो है जो रिमेनिंग 1.5 ईयर है वो वैसे ही इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होगी। सिर्फ आपके लोन का तो नहीं है कि आप कह दो कि जी मैं और पैसे फिर जरूरत पड़े तो कभी इस्तेमाल कर लूंगा। आपने सिर्फ इस चीज को नहीं देखना होता, आपने इस चीज को एनालाइज समझना होता है कि ये पैसे जो है फिर मैंने कहीं और पे भी जो है इस्तेमाल करने होते हैं। जब आप जो है एक्स्ट्रा पैसे आपने वहां से ले लिए हैं तो उसके ऊपर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, लोन भी देना पड़ेगा। जब आप लोन का जिक्र करोगे तो लोन फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है कि जी आप उसको जो है पेमेंट्स करोगे, पेमेंट जब करोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए जो है एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करना होता है कि देखना होता है कि आप जो है अपनी नीड्स को किस तरीके से जो है फुलफिल करते हो अपने करंट एसेट्स के जरिए से। सो इसमें जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं पहली रेशो हमारे पास आ जाती है करंट रेशो। करंट रेशो में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स को सिंपली डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज पे। ठीक है, सो हमने जो है प्रीवियसली जो बैलेंस शीट देखी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं उस बैलेंस शीट में, तो हमारे पास जो है क्या है, करंट एसेट्स कितने थे हम उसके साथ देखते हैं। यहाँ पे देखें तो करंट एसेट्स हमने क्या कहा था 1195 है। ठीक है, और हमारी जो है क्या थी करंट लाइबिलिटीज, वो कितनी थी? तो वो हमारे पास देखें तो हमारे जो है करंट लाइबिलिटीज 500 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सिंपली डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी जो है रेशो आ जाएगी। कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, वैल्यू आई 2.39। ठीक है, कि आपके पास जो नंबर आया 2.39। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपके पास क्या शो कर रहा है, तो कहता है कि द करंट रेशियो ऑफ 2.39 which means that the company current assets are 2.39 times more than its current liabilities। ठीक है, कि आपके जो है क्या है, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस अगर इसकी बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपके रिजल्ट जो है यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपको जो है इसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आपकी जो है एनालिसिस यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो मैंने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया, मैंने आपको कहा कि द करंट रेशियो ऑफ 2.39 is 2.39 which means the company's current assets are 2.39 times more than its current liabilities। so अगर हम इसको जो है आसान तरीके से इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के अगर जो है एक करंट लाइबिलिटी है तो उसके बदले में कंपनी के पास क्या है, 2.39 करंट एसेट्स है। ठीक है, तो अब हमें जो है ये सिचुएशन बेहतर नजर आ रही है कि जो है कंपनी के पास जो है एसेट्स, करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। लेकिन हमने कहा ये तो इंटरनली हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है इसको इंडस्ट्री के साथ देखेंगे तो इंडस्ट्री में आपके पास प्रिवेलिंग रेट क्या चल रहा है, 2.15 चल रहा है और हमारा 2.39 है। जिसका मतलब क्या है कि रेशियो इज स्ट्रॉन्गर देन द इंडस्ट्री एवरेज, कि हमारी जो ये रेशियो है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्गर है। ठीक हो गया, इंडस्ट्री एवरेज से उससे बेहतर हम परफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है। और जनरली अगर हम जब डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको जो है कम से कम जो है 2:1 होना चाहिए, कि एक लाइबिलिटी के बदले में दो आपके पास जो है करंट एसेट्स का होना जरूरी है, क्योंकि आप जब जो है क्या करोगे, पेमेंट्स करोगे, तो आपके पास क्या होगा कि कोई एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट पे होनी चाहिए कि आप अपने करंट लाइबिलिटीज को इजिली पे कर सको। अगर हम प्रीवियसली ईयर्स में देखें तो क्या था, कंपनी की जो है 2.26 था, तब इंडस्ट्री एवरेज भी चेंज था। ठीक है, 2005 में 1.91 था और जो है उसकी इंडस्ट्री एवरेज 2.01 था। तब इसकी पोजीशन क्या थी, अगर हम देखें तो क्या था कि उसकी जो है 2005 में पोजीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, उसके जो इंडस्ट्री एवरेज से वो लो जा रहा था। लेकिन उसने खुद को इम्प्रूव किया, जैसे जैसे इंडस्ट्री एवरेज इंक्रीज होते गया, इसने भी जो अपने आप को इम्प्रूव किया। और कंपनी ने जो है क्या किया हुआ है कि उसके पास करंट एसेट ज्यादा है, किस चीज के निस्बत, करंट लाइबिलिटीज के निस्बत। सेकंड, हम जो है जब जिक्र करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज में, तो हमारे पास आ जाती है क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, सो सेम वही चीज हमारे पास जो है लिक्विडिटी रेशियो की डेफिनेशन कि शोज अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कहा कि मोस्ट लिक्विड एसेट्स, कि प्रीवियसली हमने जो है जब लिक्विडिटी का जिक्र किया था रेशियो का, तो वहां पे हमने जो है क्या कहा था, हमने कहा था कि जस्ट आपने क्या करना होगा, करंट रेशियो में हमने जो है सारे के सारे जो है करंट एसेट्स को शामिल कर दिया था। लेकिन जब हम जो है जिक्र करते हैं मोस्ट लिक्विड का, तो इससे मुराद हमारा क्या होता है कि इन्वेंट्री जब हमने अपने पास रखी हुई है, ठीक है, तो वो भी तो आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें भी तो टाइम लगता है कि वो कन्वर्ट हो। तो हम इसलिए क्या कर देते हैं कि हमारे पास जितने भी जो है लिक्विड एसेट्स हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं, किस चीज से, अपने इन्वेंट्री से, और अगर हमारे पास कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करें, फॉर्मूला में देखें तो करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री को हटा दिया, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा टाइम लगता है सेल आउट होने में, और फिर हमने उसी को जो है क्या करिए, दोबारा करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर। तो जब हमने जो है इस चीज को डिवाइड किया, तो हमने प्रीवियसली जब स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखी थी, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या था, हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज को अगर हम देखें बैलेंस शीट की, तो हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, ये बढ़ी हुई है। ठीक है, कि हमारे पास जो है करंट एसेट्स कंपनी के 1195 थे, ठीक है, इन्वेंट्री 696 थी। हमने इसको जो है इसमें से माइनस कर लिया, और हमारे जो है जो करंट लायबिलिटीज थी, हमने कहा था वो 500 है। तो जब हमने इस चीज को परफॉर्म किया, ठीक है, डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1.00। ठीक है, तो अब हम देखें तो जब हमने इसको जो है लिक्विडिटी रेशियो को एसेट टेस्ट रेशियो में जो है जब इसके जरिए से देखा, तो हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई। वहां पे पहले जब हम उसका जिक्र कर रहे थे, जो पहले जो है वो 2.39 में लाया कर रहा था, अब हमारे पास क्या हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, 1.0 हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हम कहते हैं कि जी, ये हमारे पास जो है क्या सिचुएशन शो कर रही है, कि आपके पास जो है इसके सिचुएशन को अगर हम देखें, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको जो है कम से कम जो है 1:1 होना चाहिए। ठीक है, कि जो है कंपनी को थोड़ा सा बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ऑन एवरेज चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक करंट लाइबिलिटी के लिए हमारे पास जो है कितना जो है लिक्विड एसेट्स है, 1 है, तो 1:1 बराबर सिचुएशन आ रही है। लेकिन हम कहते हैं कि क्विक रेशियो अगर आपके पास जो है 1:1 आ गई, तो ये आपके पास जो है कंपनी की जो है कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन नहीं शो कर रही। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास जो है हो सकता है कि a company may have a quick ratio but slow paying debtors, क्योंकि कि आपके पास जो है हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आप इस चीज के लिए खुश हो रहे हो कि जी 1:1 चल रहा है, हमारे पास जो है हिसाब बराबर चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो स्लो पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, आपके इन्वेंट्रीज की वजह से जो है पेमेंट स्लो नहीं हो रही थी, बल्कि इन रियलिटी जो है वो किसकी वजह से शो हो रही थी, वो आपके डेटर्स की वजह से शो हो रही थी। तो आपको जो है रियल फुल इमेज इसका नहीं मिल रहा। जब हमने इसको इंडस्ट्री के साथ देखा, तो इंडस्ट्री से हम क्या कर रहे हैं, लो जा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि रेशियो इज वीकर देन इंडस्ट्री एवरेज, कि जब हमने ओवरऑल उसको जो है करंट रेशियोज का जिक्र किया, तो वहां पे हमें नजर आया कि हमारी जो है कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, हमारे पास जो है दो एसेट्स है, एक जो है करंट लायबिलिटी के मुकाबले में। लेकिन जब हमने इन डेप्थ उसकी एनालिसिस की, तो हमें जो है सिचुएशन चेंज नजर आया। हमने जब मोस्ट लिक्विड एसेट्स उसमें निकालिए, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो है एसेट टेस्ट रेशियो वो जो है क्या है, इंडस्ट्री एवरेज से वीक जा रही है। अगर प्रीवियसली देखें तो थ्रू आउट हम जो है क्या कर रहे हैं, लो जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सिचुएशन 2005 में अच्छी थी, वहां पे हमने 2005 में, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, जब हम करंट रेशियो का जिक्र करे थे 2005 में आपकी जो है करंट रेशियो जो है कम थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एसिड क्विक रेशियो में उसकी जो है ज्यादा थी। तो हो सकता है कि सिचुएशन आपके पास क्या थी, जब हमारे पास वहाँ पे 1.96 लाइक आ रहा था, तो हमारे जो है करंट जो है हमारे पास जो इन्वेंट्री थी वो ज्यादा अवेल कर रही थी, और इसलिए जो है इंडस्ट्री एवरेज को देखें तो वहाँ पे 1.25 1.23, और अगेन जो है वो अपने वापस 1.25 सिचुएशन के लिए जो है वापस पहुंच चुकी है।
और इसलिए जब हम इसको समरी करते हैं तो हमने जो है क्या कहा कि एसिड क्विक रेशियो बास्केट वेंडर्स की क्या थी 2.39 और 10 थी। इंडस्ट्री एवरेजेस को हमने देखा तो ये आया। तो अब क्या शो करता है, ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो एंड वीक एसिड टेस्ट रेशियो इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इन्वेंटरीज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या था कि जब इन्वेंटरीज आ जाती है तो आपकी पोजीशन जो है स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज से हाई हो जाते हो। लेकिन जब आपके पास जो है इन्वेंट्री को जब हम हटा देते हैं तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो है कहाँ पे मसला आ रहा है, हमारे जो है मसला हमारी इन्वेंट्रीज में आ रहा है। और कहते हैं कि नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। और इस चीज का भी ख्याल रखो कि बास्केट वेंडर्स की जो कंपनी है इसकी इंडस्ट्री में आपके पास जो है इसके हमने जो है एवरेज को देखा तो वो भी बड़ा हाई है। ठीक हो गया कि आपके पास जो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज जो है रखी गई है, क्योंकि इन्वेंट्रीज के साथ जब हम उसका रेशियो देखें तो वो 2.15 जो है लाई कर रहा है, और विदाउट इन्वेंट्री जो 1.25, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए जो है हम इस चीज को भी जो है माइंड में रखेंगे कि इसका जो है हो सकता है कि इंडस्ट्री में आपके पास जो हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्री जो है आपके पास हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज रखने का ट्रेंड है। अगर हम जो है मजीद इसको देखें तो क्या ट्रेंड एनालिसिस शो करती है लिक्विडिटी के जो है ट्रेंड एनालिसिस कहता है कि द करंट रेशियो फॉर बास्केट वेंडर हैज बीन राइजिंग एट द सेम टाइम द एसिड टेस्ट रेशियो हैज बीन डिक्लाइन। ठीक है, कि एक तरफ से जो है करंट रेशियोज आपकी इंक्रीज हो रही है और आपकी जो है एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रही है। So the current ratio for the industry has been rising slowly. At the same time, the acid test ratio has been relatively stable. ठीक है, कि एसिड टेस्ट रेशियो को हमने देखा कि स्टेबल है, थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन आपकी जो है इंडस्ट्री जब हमने करंट रेशियो के लिए देखा एवरेज तो उसमें बहुत ज्यादा जो है अप एंड डाउन आ रहे हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट द इन्वेंटरीज आर अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर बास्केट वेंडर। और इससे हमें पता चल जाता है कि जो सबसे बड़ा मसला जो है बास्केट वेंडर फेस करिए वो अपने इन्वेंटरीज के साथ है। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि वन रेशियो इज नॉट एनफ। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके लिए फर्दर जो है रेशियोज परफॉर्म करेंगे, हम इसके इन्वेंट्री रेशियोज देखेंगे कि वो हमें क्या बताती है कि क्या वाकई हमारे पास जो इन्वेंट्रीज में इशू है, या फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे जो रिसीवर्स हैं उसमें कोई मसला हो सकता है। तो हमें जो है एक रेशियो पूरे की पूरा पिक्चर नहीं शो करती, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट रेशियोज को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करना पड़ता है और उसको जो है प्रॉपरली तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद हमें जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।